नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। उत्तराखंड के छात्रों की वापसी अब शुरू हो चुकी है। हम यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर 10 छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। रात को 7 छात्रों की यूक्रेन से वापसी हुई है। कल सुबह 3, कुल मिलाकर 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत आ गए हैं, जो उत्तराखंड के थे। कुल 10 स्टूडेंट्स यूक्रेन से वापस आ चुके हैं। यूँ तो हज़ारों की संख्या में भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लाने का सिलसिला शुरू हुआ है। यूक्रेन से जो छात्रों का दल भारत वापस लौटा, उसमें 10 छात्र उत्तराखंड के भी शामिल हैं। सीएम पुष्कर धामी ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से ये संभव हो सका। उन्होंने ये भी कहा है कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें पोलैंड या फिर दूसरे रास्तों के जरिए भारत लाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय से पूरी तरह से संपर्क बनाए हुए है। सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के तहत बच्चे वापस सकुशल लौट रहे हैं धीरे धीरे। और उत्तराखंड के भी 3 बच्चे इसमें हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे सभी इससे जुड़े हुए जो भी अधिकारीगण हैं, उन सभी को धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चे अभी रह गए हैं, उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पोलैंड के रास्ते से अन्य जो समीपवर्ती जो बॉर्डर हैं, उन क्षेत्रों से हमारे सभी बच्चे आ जाएं। यूक्रेन में भारत के बीच फंसे युद्ध में फंसे जो हैं कुछ भारतीयों को निकाला गया यूक्रेन से, और अभी भी कई स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं। चंपावत की सोनाली गुप्ता भी यूक्रेन से लगे रोमानिया बॉर्डर पर बुरी तरह से फंसी हुई है। सोनाली का कहना है कि किसी तरह जान जोखिम में डालकर बस में बैठकर वो रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन भारतीय दूतावास की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखिए। सीधे मुल्क बोल रहे तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया, तो हम क्या करें, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। तो रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने की भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। भारत सरकार की इस कोशिश पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने आभार भी व्यक्त किया। यूक्रेन में फंसे उत्तरकाशी के आशीष नौटियाल ने वीडियो जारी कर बताया कि 12 भारतीय छात्र रोमानिया के लिए निकल चुके हैं, जहां से वो बॉर्डर पार कर रोमानिया से भारत के लिए रवाना होंगे। आज हम यहां से निकल रहे हैं रोमानिया के लिए। यहां से रोमानिया 260 किलोमीटर है, जिसमें कि हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे रोमानिया पहुंचने में। और उसके बाद हम वहां पे बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, फिर हमें वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा। और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के थ्रू जो मुहिम एक चलाई जा रही है इवैक्यूएशन की, उसका हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का। उत्तराखंड के 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में स्टूडेंट्स जहां अपनी जान बचाने के लिए बंकर में कैंडल जलाकर जी रहे हैं, तो वहीं उनके परिवार वाले भारत में परेशान हैं। ये स्वाभाविक भी है और भारत की सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं। 50 साल के दिग्विजय सिंह की दोनों किडनी फेल हैं। पूरी जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे थे और इसीलिए सस्ती पढ़ाई के चलते अपनी बेटी को यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया था। लेकिन अब वो भी यूक्रेन के हालत देखकर परेशान है। पिछले 4 दिनों से वो सिर्फ अपनी बेटी की सलामती और सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे भी वहाँ परेशान हैं, बेटी भी हमारी परेशान है। ना वहाँ खाने को है, ना पानी पीने को है, और वो बॉर्डर से बहुत दूर है, लगभग 600 या 700 किलोमीटर दूर है। खार्किव कीव से 600 या 700 किलोमीटर दूरी पर है। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, प्रयास कर रही है, कुछ बच्चों को इवैक्यूएट भी कराया है। मेरा छोटा भाई मामा का लड़का ब्रिजमोहन गोयल, उसका बेटा यूक्रेन में मेडिकल कर रहा है, MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है। 20 तारीख को उसने प्रयास किया था, 2 तारीख की उसको टिकट मिली थी। वो टिकट उसकी कैंसिल हो गई, पैसे भी वापस आ गए। हॉस्टल के नीचे ही बंकर है, उसमें रह रहा है वो। बिजली की चमक, ये जरा सी खड़खड़ाहट, ऐसा लगता है जैसे अभी प्राण यहीं बम फूट जाएगा, यहीं मिसाइल गिर जाएगी, इस तरह डरे हुए हैं। वहीं यूक्रेन में अभी भी फंसे छात्र बताते हैं कि रात रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही है। बमबारी की आवाज उन्हें हर पल मौत के करीब होने का एहसास करा रही है। कुछ छात्रों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ले रखी है। मैम, हमारे साथ यहाँ पे पूरा मेट्रो स्टेशन भरा हुआ है। आप मेट्रो में हो इस वक्त?
जी मैम, मेट्रो में है और अंदर लोग मेट्रो के अंदर लेटे हुए हैं। रोमानिया डे लिफ्ट तो कोई नहीं रही है, 2 फ्लाइट मंगाई थी उन्होंने जो ऑलरेडी रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पे पहुंच गई, सिर्फ 2 फ्लाइट्स आई थी। उसके बाद तो कुछ आया ही नहीं है। वहाँ पे बच्चे विदाउट शेल्टर, विदाउट फूड 3 दिन से वहाँ पे हैं जो पहुंच गए हैं वहाँ पे। यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स भारत में परेशान हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारत के छात्रों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है, लेकिन बमबारी के बीच अभी भी फंसे छात्रों की जिंदगी दांव पर लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो हजारों स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स परेशान हैं और स्टूडेंट्स भी परेशान हैं यूक्रेन में जो रह रहे हैं इस वक्त। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है। दून से दिल्ली तक मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम निशंक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनावी हालात, सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। वैसे सूत्र ये कह रहे हैं पार्टी के अंदर मचे घमासान पर भी चर्चा हुई है, ये भी जानकारी आ रही है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? सबसे पहले वो भी अगर निशंक मिल रहे हैं तो ज्यादा गंभीर सवाल हो जाता है। देखिए जीनत, 14 फरवरी को जब मतदान हुआ उसके बाद से बीजेपी में दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार हलचल है। आपने देहरादून में भी देखा कि जिस तरह से बीजेपी के जो आला नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हों, लगातार उनकी मुलाकात होती रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत से, रमेश पोखरियाल निशंक से, कल परसों मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से भी मिले। तो ठीक इसी तरह से दिल्ली में भी लगातार जो प्रदेश के आला नेता हैं उनको एक एक करके दिल्ली बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिल्ली जा चुके हैं, मदन कौशिक पहले दिल्ली जा चुके हैं, तो त्रिवेंद्र रावत भी राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करके लौट चुके हैं। और कल रमेश पोखरियाल निशंक को पार्टी ने दिल्ली बुलाया था, जहां उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हुई। जो चर्चाएं हैं, जो सूत्र बताते हैं कि 10 मार्च को क्या हालात होंगे जब जो मतगणना का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है, और ये भी आशंका, इस बात की भी आशंका है कि हंग असेंबली भी उत्तराखंड में आ सकती है। तो इन तमाम पहलुओं पर जो बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो लगातार बातचीत कर रही है। और इसके साथ ही बीजेपी में मतदान के बाद जो अंतर्कलह शुरू हुई है, चाहे आप लक्सर विधायक संजय गुप्ता की बात कर लें, काशीपुर में हरभजन सिंह चीमा ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं, कैलाश गहतोड़ी ने भीतरघात के आरोप लगाए, तो यमुनोत्री में भी विधायक केदार सिंह रावत ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ पार्टी के लोगों ने ही भीतरघात किया। तो इन तमाम पहलुओं पर कि आखिर पार्टी के अंदर इतना अंतर्विरोध, इतना अंतर्कलह क्यों हो रहा है, क्यों ये बातें पार्टी फोरम पर नहीं हो पा रही है, खुलकर सामने क्यों आ रही है, इसको लेकर भी तमाम बातचीत जो सेंट्रल लीडरशिप है वो प्रदेश के नेताओं से कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जब से वोटिंग हुई है उसके बाद से ही बीजेपी में इनफाइटिंग जो है वो रोज सामने आती है। बीजेपी नेता और महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी का एक नया वीडियो सामने आया। यतींद्रानंद ने पहले पत्र और फिर अब वीडियो जारी कर बीजेपी के प्रदेश संगठन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा, बीजेपी संगठन के कई लोगों की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और जब मुझसे केंद्रीय संगठन इस बारे में पूछेगा तो मैं पूरा जवाब दूंगा। स्वामी यतींद्रानंद गिरी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और साल 2009 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर हरिद्वार से चुनाव लड़ चुके हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रश्न नहीं किया, जो प्रदेश का पूरा संगठन है, प्रदेश के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी कार्यप्रणाली में जैसा होना चाहिए कुछ हमको कमी दिखी है। उसी को हमने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए पत्र लिखा है और राष्ट्रीय स्तर से जब भी पूछा जाएगा या बातचीत होगी तो जो भी बात है हम उनको बताएंगे। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखबा, सुखी, खरसाली, हरकीदून समेत कई जगह भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे हर तरफ सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी होने से गंगोत्री हाईवे सुखी से आगे बंद हो गया है। पूरे गंगोत्री इलाके में 40 किलोमीटर हिस्से में बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ गई है। इसी बीच कई पर्यटक हर्षिल घाटी भी घूमने पहुंचे हैं।
पिछले 2 साल से ठप पड़ा पर्यटन कारोबार अब पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। जोशीमठ और औली में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में लोग औली पहुंचे और यहां स्कीइंग का भी मजा लिया। जोशीमठ से औली रोपवे के जरिए पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में करीब 45,000 सैलानी रोपवे से औली पहुंचे। 30,000 सैलानी रोड के जरिए औली तक पहुंचे। हालांकि बर्फबारी के बीच कुछ दिक्कतें भी हुई, लेकिन लोग आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे और वो अपने घर पर भी बाहरी महिलाओं को लेकर आता था, जिससे अक्सर घर में झगड़ा होता था। वारदात के दिन आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर विरोध करने पर सास को भी मार डाला। पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।